तो टिकट की दौड़ में कितने आगे अपने पाँव मानते हैं? मेरी कोई दौड़ नहीं है, मैं टिकट की दौड़ में नहीं दौड़ता। दिया चुनाव में बम्पर जीत आपके हल्के से जयप्रकाश की आपने करवाई, तो वो मापदंड भी रहने वाले हैं? बिल्कुल रहने वाले हैं। लोकदल से क्या नाराजगी थी? सवाल पुराना है लेकिन आज भी चर्चाओं में। कोई नाराजगी नहीं। अभय चौटाला कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा तैयार करेंगे। इसी चक्कर में 15 साल हमारे निकल गए। तीसरा मोर्चा बनेगा, कभी बना तो हमने देखा। कैप्टन अभिमन्यु भी यहाँ से रहे हैं, तो उनका क्या कुछ मानते हैं? जो लोगों के बीच रहता है, जो लोगों के अनुसार चलता है, उसकी लोग सुनते हैं। और जो लोगों को धमकाने का काम करते हैं। किनकी मरोड़ निकली और किन्होंने धमकाया? घुमा फिरा कर क्यों कर रहे? कैप्टन साहब की निकली, बिल्डिंग में कमीशन खा लिया, बंद कर दी, वहाँ कोई आया नहीं। आज बिल्डिंग में 5 करोड़ का हॉस्पिटल है, डिस्प्रिन की गोली तक नहीं मिलती। 2024 में कैप्टन साहब को रिकॉर्ड 50,000 वोटों से हराने का हम काम करें। अभी अगर कांग्रेस पार्टी आप पर दाव खेलती है तो 100% 50,000 बिल्कुल बड़ा आंकड़ा हो गया। बहुत कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात 45,000 से अभी जीते लोकसभा में, तो 5,000 ही बढ़ानी है। बड़े हुए ये तो मैंने मिनिमम बोला। बड़े हुए। डॉक्टर साहब की बात करो ना, चौधरी साहब, वो भी टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं, शैलजा गुट से आते हैं। जो लोग वोट ही नहीं मांग रहे हैं उनको कैसी टिकट? दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपकी टिकट के लिए वकालत के वकील आपने कर लिए, कंफर्म है। गुटबाजी का आलम यूं था कि कुछ जो जिताऊ कैंडिडेट थे उनकी टिकट कटी और जेजेपी जैसी पार्टियों ने उनको पकड़ा। 10 में से 7 उम्मीदवार जो जेजेपी के विधायक बने वो कांग्रेस से थे। आप मैदानी घोड़ों को, जंगी घोड़ों को जंग में लेके जाओ, सेना जीतेगी। चलिए आपको टिकट मिल जाती है, तो दूसरे नेता जो दौड़ में थे वो भीतरघात से कहीं ना कहीं डर नहीं लगता जस्सी पेटवाल? न, मुझे बिल्कुल कोई डर नहीं। लोकसभा चुनाव में भी भीतरघात कहीं पर हुए हैं। नारनौंद में भीतरघात जयप्रकाश जी के साथ हुआ, दिखाना चाहिए। लोकसभा में भीतरघात हुआ है, बाहर करो उन लोगों को। ये स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, तब जयचंदों को कैसे ठिकाना लगा? जयचंद तो हर युग में होते हैं। यहाँ सिर्फ तमाम बड़े नुमाइंदे रहे हैं, पार्टियों के बड़े नेताओं में शामिल चेहरे रहे हैं, ये विकास से अछूता क्यों रहा है? ईमानदारी से कहूँ तो अब मेरा जो नारायण है वो भ्रष्टाचार की दौड़ में आ गया है। मतलब गांव ग्रामीण इलाकों को जो भारतीय जनता पार्टी खत्म करने की जिस सोच पे चली हुई है, ये उस सोच का भी एक हिस्सा है। कितनी सीट मानते हैं? अंतिम सवाल। 75 पार कांग्रेस करेगी। उधर आपने हुड्डा साहब की बात कह दिया, उधर शैलजा जी कहते हैं कि टिकट वितरण गलत हुआ और किरण चौधरी के साथ भी गलत हुआ, अन्याय हुआ। अगर शैलजा जी को लगता था कि 10 सीट आ सकती तो उन्होंने और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, जाना चाहिए था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ सिरसा कहीं दिखाई नहीं दिए। वो तो उन्होंने बुलाया नहीं होगा। जो लोग कह रहे हैं गलत टिकटों का बंटवारा, गलत टिकटों का बंटवारा 2019 में हुआ था। जिताऊ उम्मीदवार की टिकट कटी, वहाँ से 2200 वोट कैंडिडेट को आए जिसकी टिकट आप दिलवा के लेके आए, वो है गलत टिकट वितरण। तो यहाँ पर शैलजा जी भी टिकट मांगती हैं, रणदीप सुरजेवाला जी भी टिकट मांगते हैं, तो ऐसे कैसे सरकार बन पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। तो सुरजेवाला को और शैलजा को टिकट नहीं देनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा देनी चाहिए, उनके खाते में नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। कोटा सिस्टम, ताला लगाओ कोटा सिस्टम को। अगर आपने सरकार बनानी है, अगर बड़े नेता भी कांग्रेस में है, वो सांसद है, अगर पुत्र की टिकट मांगे तो वो भी खत्म करो। मैं कह रहा हूँ सबकी खत्म करो। अगर जयप्रकाश जी भी मांग रहे हैं हमारी तरफ फैलाए तो सर्वे करवाओ। तो सियासत के दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेताओं से अक्सर आपको रूबरू करवाते हैं और सियासी दावपेच के माहिर नेताओं से आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन युवाओं में अच्छी पकड़ रखने वाले नेता और धरातल पर क्या कुछ पकड़ रखते हैं, उन नेताओं से भी आज रूबरू करवाएंगे। और कैमरे पर इस समय जो हमारे साथ मौजूद है जस्सी पेटवाड़ मौजूद है, जो पूरे हरियाणा भर में या प्रदेश भर में और सूबे में एक खास चर्चा चली हुई है कि युवाओं में दीपेंद्र की टीम का एक नगीना जो इनको कहा जाता है, और नारनौंद हलके में दिग्गज धुरंधर नेताओं के सामने चट्टान बनकर खड़े हैं। और सीधा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके की रणनीति है और जो सियासी गलियारों में चर्चाएं चली हुई है कि जस्सी पेटवाड़ पर अब की बार कांग्रेस पार्टी दाव खेल सकती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दाव खेल सकते हैं। सीधा इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके की रणनीति तैयार की है। जस्सी भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सभी आपके जो व्यूवर्स हैं जी, इन सबको मेरी राम राम। जस्सी भाई, रात का समय है और शूट हम रात को कर रहे हैं, तो सुबह से लेकर रात तक ये रणनीति किस प्रकार की है? समय और कार्यक्रम काफ़ी आपके लगातार जारी है और चुनावी तैयारियां किस तरीके की है? बहुत ज़बरदस्त है। पिछले 5 साल से चुनावी तैयारी कर रहे हैं जी। 13 साल के संघर्ष में लोगों के बीच उनके हर सुख दुख को अपना सुख दुख मानना है, उनकी हर लड़ाई को, हर संघर्ष को अपनी लड़ाई मानना है जी। और बिल्कुल परफेक्ट हमारी तैयारियां हैं। और जिस दिन
हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजेगा, ये नारनौंद में एक 52 साल का रिकॉर्ड टूटेगा कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे सांसद जयप्रकाश जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत ये हम नारनौंद से हासिल करने का काम करेंगे। तो टिकट की दौड़ में कितने आगे अपने पाँव मानते हैं, कितने आगे सोचते हैं खुद, क्योंकि तमाम उम्मीदवार है वो भी टिकट लेकर सो रहे हैं? मेरी कोई दौड़ नहीं है, मैं टिकट की दौड़ में नहीं दौड़ता जी। मेरी दौड़ है मेरे लोगों के सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने की। मेरे हर नौजवान भाई को अपना एक ये दिखाने की कि मैं आपके लिए खड़ा हूँ हमेशा, मैं आपके बीच हूँ हमेशा, जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके पास आऊँगा, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी दौड़ नारनौंद के जो नारनौंद में जो एक पिछड़ा इलाका नारनौंद को बना दिया है विकास के मामले में, रोजगार के मामले में, मेरी दौड़ है कि मैं नारनौंद को विकास में और रोजगार में अग्रणी लेके आऊँ। रही बात टिकट की, टिकट सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी और पार्टी सर्वे करवाएगी। राहुल गांधी जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी ने, हमारे जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी। जो ग्राउंड में ज्यादा रहेगा, जिसकी दौड़ लोगों के बीच ज्यादा रहेगी, उसी को टिकट मिलेगी। यानी तो ये मापदंड भी मानते हैं, क्योंकि जो संसदीय चुनाव में बम्पर जीत आपके हल्के से जयप्रकाश की आपने करवाई, तो वो मापदंड भी रहने वाले हैं। बिल्कुल रहने वाले हैं जी। जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की लोकसभा चुनाव में, उसी को टिकट देनी चाहिए। जिसने अपना चुनाव मान के जयप्रकाश जी को चुनाव को लड़ने का काम किया, उसको टिकट मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सर्वे के आधार पर टिकट दीजिए, मेरिट के आधार पर टिकट दीजिए। और जिसने 2019 में कांग्रेस को जिताने का काम किया, कांग्रेस के लिए काम करने का काम किया, कांग्रेस के लिए मेहनत करने का काम किया, और यहाँ से सांसद जो हमारे बने हैं जयप्रकाश जी, उनको जिताने का जो काम किया, ये उसको टिकट मिलनी चाहिए। लोकदल से क्या नाराजगी थी? सवाल पुराना है लेकिन आज भी चर्चाओं में है। कोई नाराजगी नहीं, समय का बदलाव, प्रकृति का नियम है बदलाव। भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उनके हम दुश्मन हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 36 हर वर्ग को, 36 बिरादरी के भाईचारे को जो तोड़ने का प्रयास किया है, धर्म और जात पात की जो राजनीति की है, उसके हम खिलाफ हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हराने का मादा केवल एक नेता में है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में। और आगे की जो जमाना बदल रहा है उसमें कांग्रेस और बीजेपी की जगह है। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम सबको एक होना था कि इस प्रदेश और देश से भारतीय जनता पार्टी को निकाला जाए। हुड्डा साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से साफ किया जा सकता है, इसलिए उनके नेतृत्व को स्वीकार किया, मेहनत करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से बाहर करके ही अपना दम लेंगे। अबे चौटाला कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा तैयार करेंगे। चौटाला साहब भी कब से कहते आ रहे हैं, हम इसी चक्कर में 15 साल हमारे निकल गए, तीसरा मोर्चा बनेगा, तीसरा मोर्चा बनेगा, कभी बना तो हमने देखा नहीं। जी, तो धरातल पर कुछ नजर नहीं आता था वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। पूर्व में या फिर यूं कहें कि आपके हल्के से बड़े नेता भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और सीधा घुमा फिरा कर नहीं आता हूँ, सीधी बात पर आता हूँ, कैप्टन अभिमन्यु भी यहाँ से रहे हैं, तो उनका क्या कुछ मानते हैं? वो भी टिकट के लिए पहले संसदीय चुनाव में दौड़ भाग कर रहे थे और अभी कह रहे हैं कि नारनौंद से मैदान में होंगे। बिल्कुल होना भी चाहिए उनको। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो उनको चुनाव मैदान में वो आएंगे, जरूर आएंगे। और हमारा तो इलाका ऐसा इलाका है कि जो लोगों के बीच रहता है, जो लोगों के अनुसार चलता है, उसकी लोग सुनते हैं। और जो लोगों को धमकाने का काम करता है, लोगों के अनुसार नहीं चलता, उसके लोग मरोड़ निकालने का काम करते हैं। किनकी मरोड़ निकली और किन्होंने धमकाया? बिल्कुल कैप्टन घुमा फिरा कर क्यों कर रहे हैं? कैप्टन साहब की निकली, कैप्टन साहब की मरोड़ निकल गई। कैप्टन साहब 5 साल मंत्री थे, सीधे मुंह किसी से बात नहीं की और केवल भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का काम करने का काम किया। आप स्कूल बनवा रहे हो, अच्छी बात है, बनने चाहिए स्कूल, विकास होना चाहिए, बिल्डिंग बननी चाहिए, अच्छी बिल्डिंग होंगी, अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे, फायदा तभी है ना जी। लेकिन एक्चुअल फायदा कब है? जब बिल्डिंग बने, बिल्डिंग में कर्मचारी आए, तभी फायदा है ना जी। बिल्डिंग बना रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, कमीशन खा रहे हो, कोई बात नहीं, खा लिया आपने, कम से कम जो बिल्डिंग बना रहे हो उसमें डॉक्टर लेके आइए, उसमें टीचर लेके आइए, उसमें लेक्चरर लेके आइए, ये भी तो होने चाहिए ना। लेकिन बिल्डिंग में कमीशन खा लिया, बंद कर दी, वहाँ कोई आया नहीं। आज वो बिल्डिंगें इतनी मोटी मोटी उसमें तरेड़ आई हुई हैं, जाड़े उतरते नहीं है, 5 करोड़ का हॉस्पिटल है, डिस्प्रिन की गोली तक नहीं मिलती। तो ये विकास नहीं, ये भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है। तो जिसका लोगों ने
जवाब दे दिया। 2019 में कैप्टन साहब को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा और 2024 में कैप्टन साहब को रिकॉर्ड 50,000 वोटों से हराने का हम काम करेंगे। अभी अगर कांग्रेस पार्टी आप पर दाव खेलती है तो बिल्कुल 100%, 50,000 वोट, बिल्कुल बड़ा आंकड़ा हो गया। बहुत, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं लगती, कोई बड़ी बात नहीं। 45,000 से अब भी जीते हैं लोकसभा में, तो बस 5,000 ही बढ़ानी है। तो बड़े हुए हैं, ये तो मैंने मिनिमम बोला है, बड़े हुए। दोनों आप दोनों ही मैदान में उतर चुके हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो आपकी धर्मपत्नी भी मैदान में उतर चुकी है। तो वोट बैंक बढ़ा रहे हैं या फिर यूं कहें कि धरातल तैयार कर रहे हैं? नहीं, वोट बैंक एक्चुअली जमाना बदल रहा है तो महिलाओं की राजनीति में एक भागीदारी सुनिश्चित हो चुकी है जी। और जैसे मैं यूथ को और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से मिलता हूँ, उनको जोड़ने का काम करता हूँ, उनके साथ मिलने जुलने का काम करता हूँ, उनके अनुसार ढलने का काम करता हूँ, तो एक महिलाओं की एक भागीदारी राजनीति में, महिलाएं भी, उनकी भी एक भागीदारी होनी चाहिए। और मुझे शिल्पा से मुझे बहुत मदद मिली है क्योंकि उन्होंने पिछले लगातार साल 1.5 साल से जो महिलाओं को कि एक मजबूत टीम हमने तैयार की है। जैसे 5,000 से ज़्यादा महिलाएं हमारी खेड़ी चौपटा रैली में आई, पैदल यात्रा में गांव-गांव में हजारों महिलाएं मिली हैं। तो जहां हमें ये लगा कि अब हमें एक महिलाओं की मजबूत टीम खड़ी करनी चाहिए धरातल को मजबूत करने के लिए, और 50% वोट महिलाओं के भी तो हैं, तो उनको भी हम ये चाहते हैं कि हमारी चाची ताइयाँ भी हमें हमारी जीत में सहयोग करें, हमारे काम में सहयोग करें। और इसलिए शिल्पा ने मेहनत करके एक मजबूत टीम अपनी खड़ी की है और बिल्कुल एक अच्छी टीम हमारी महिलाओं की पूरे हमारे हलके में अच्छी टीम तैयार हो चुकी है। आपने कहा कि कैप्टन साहब की आपने बात की, आप बीजेपी से लड़ लेंगे, तो अंदर खाते जो नेता है, आपकी पार्टी के नेता है, डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ मैं, चौधरी साहब की, वो भी टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं, शैलजा गुट से आते हैं, तो ये गुटबाजी का शिकार हो गया तो अगर जस्सी? नहीं, मेरा इलाका जो है वो इन चीज़ों को नहीं मानता। 52 साल कांग्रेस को जीते हुए हो गए, और चाहे डॉक्टर साहब हो, मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि अगर डॉक्टर साहब सर्वे में आगे हैं, डॉक्टर साहब जिताऊ उम्मीदवार हैं, तो डॉक्टर साहब को टिकट दो। मैं किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहता कि कांग्रेस का नुकसान हो, ये सीट ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो जीत ना सकता हो, जो सर्वे में जीतता हो, जो सर्वे में नंबर 1 आए, जो सर्वे में पहले नंबर 1 आए। सबसे बड़ी बात, ज्यादा पुराने उदाहरण मत उठाओ जी। जिस व्यक्ति ने 1 महीने पहले लोकसभा चुनाव में मेहनत की हो, जिसने वोट मांगे हो कांग्रेस पार्टी को, जिसने लोकसभा के उम्मीदवार को अपना चुनाव माना हो, उसको टिकट दो आप। जो लोग वोट ही नहीं मांगने आए, उनको कैसी टिकट? जब कोई दूसरा चुनाव लड़ रहा है तो आप एसी में बैठे हो, और जब खुद की बारी आए तो आप टिकट मांगने चल पड़ते हो। ये कौन सा सिस्टम है? हमें तो आज तक समझ नहीं आया। हम तो सीधे साधे हैं, साफ दिल के आदमी। यानी आप इतना आश्वस्त है कि बड़े नेता, या फिर यूं कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपकी टिकट के लिए वकालत के वकील आपने कर लिए हैं? नहीं, मुझे आश्वस्त नहीं है, मुझे कंफर्म है। अच्छा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पे मजबूत और जो मेरिट कैंडिडेट दिए हैं, जो सर्वे के आधार पे मजबूत हैं, जिनकी पब्लिक ने डिमांड की, वही कैंडिडेट लेके आए। अब तो हौसला कई गुना बढ़ चुका है कि हुड्डा साहब जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिलाएंगे, सर्वे के आधार पे टिकट कांग्रेस हाईकमान बांटेगा। तो पूरी उम्मीद है, और उम्मीद नहीं, मैं कहता हूँ कि हम इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे यहाँ से 52 साल का कांग्रेस का, और इसलिए क्योंकि पार्टी ने ये तय कर लिया है कि वो सर्वे के आधार पर टिकट बांटेंगे। जी, पिछली बार 2019 के चुनाव में मैंने देखा कि टिकट वितरण हुई और गुटबाजी का आलम यूं था कि कुछ जो जिताऊ कैंडिडेट थे उनकी टिकट कटी और जेजेपी जैसी पार्टियों ने उनको पकड़ा, उनको टिकट थमाई। या फिर उदाहरण मैं दे दूं, देवेंद्र बबली का भी आपने देखा। तो इस आलम में अगर यही समीकरण 24 10 में से 7 सीटें जेजेपी को वो आई जो कांग्रेस ने टिकट काट दी जिताऊ उम्मीदवार। मैं यही बात कह रहा था। 10 में से 7 उम्मीदवार जो जेजेपी के विधायक बने वो कांग्रेस से थे। 2 दिन पुराने कांग्रेसी थे जी। कांग्रेस ने बिना सर्वे के टिकट बांट दी, नुकसान हुआ। हाँ, तो यही अगर समीकरण इस तरफ नहीं, इस बार नहीं बना, कुछ बिल्कुल नहीं होने वाला। श्योर इस बार कुछ ऐसा नहीं। यानी सर्वे किया जाएगा, सर्वे हो रहा है, सर्वे होगा, लोकसभा में भी हुआ है, विधानसभा के लिए भी होगा, और जिताऊ उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी
टिकट देने का काम करेगी। और मैं बड़ा खुल के बोलता हूँ, मैं खुल के कह देता हूँ, कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दी और 2019 की तरह गलत उम्मीदवारों को टिकट बांट दिया, गलत टिकट वितरण कर दिया, तो इस बार भी सरकार नहीं आएगी। यानी ये जो है नेगेटिव पॉइंट रहने बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो, अगर शोकेस के घोड़ों को आप मैदानी घोड़ों से जंग में लेके जाओगे तो जाहिर है वो सेना हारेगी ना। आप मैदानी घोड़ों को, जंगी घोड़ों को जंग में लेके जाओ, सेना जीतेगी। चलिए, आपको टिकट मिल जाती है, तो दूसरे नेता जो दौड़ में थे वो भीतरघात से कहीं ना कहीं डर नहीं लगता जस्सी पेटवार को? ना, मुझे बिल्कुल कोई डर नहीं। लोकसभा चुनाव में भी भीतरघात कहीं पर हुए हैं, जीते हम 45,000 से जीते, भीतरघात किए बहुत सारे कांग्रेसियों ने। बहुत अरे हल्के का नाम भी ले दीजिए। नहीं, नारनौंद की बात कह रहा हूं मैं, तो मैं नारनौंद से बाहर की बात आपसे बिल्कुल नहीं करने वाला। नारनौंद में भीतरघात जयप्रकाश जी के साथ हुआ है, लेकिन जयप्रकाश की मजबूत सेना, जयप्रकाश के मजबूत सेनापति यहाँ खड़े थे, जिन्होंने हर मोर्चे पे चुनाव को संभालने का काम किया। और मुझे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, जिसके साथ जनता होती है उसे कोई भीतरघात का डर नहीं होता। इस बार जयप्रकाश जी के साथ जनता थी, इस बार जयप्रकाश जी की टीम मजबूत थी, तो इतिहास बना है नारनौंद में। 3 रिकॉर्ड बने, मैं आपके व्यूवर्स को भी बता दूं, आपको भी बता दूं। इस बार नारनौंद में 1952 में नारनौंद हल्का बना था जी। 1952 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि इतिहास बना है। 10 की 10 सीट कांग्रेस को आई, 10 की 10 सीट कभी बीजेपी को आई। हिसार से क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा भी रहा, लेकिन पहली बार रिकॉर्ड बने। और मैं तो उस नौजवान टीम को धन्यवाद देता हूँ जिसने इसमें हमारी भागीदारी जो निभाने का काम किया। पहला रिकॉर्ड बना हिसार लोकसभा में, फर्स्ट टाइम 1952 के बाद जब से चुनाव होने शुरू हुए हैं विधान लोकसभा के, पहली बार नारनौंद हल्का पहली पोजीशन पे आया, फर्स्ट पोजीशन पे आया। दूसरा रिकॉर्ड ये बना, आज तक नारनौंद में किसी को 86,000 वोट नहीं मिले। हाईएस्ट वोट जयप्रकाश जी को मिले 86,144। तीसरा रिकॉर्ड ये बना, कोई भी नारनौंद में पहले सबसे हाईएस्ट जीते तो दुष्यंत चौटाला 2014 में 42,300 वोटों से। जयप्रकाश जी जीते हैं 45,380 वोटों से। ये तीनों रिकॉर्ड बने 1952 के बाद, आज तक कभी नहीं हुआ था। वो हमने करके दिखाया, नारनौंद ने करके दिखाया, जनता ने करके दिखाया। तो भीतरघात की हमें चिंता नहीं, कांग्रेस पार्टी टिकट दे, हम जीत जोड़ी में डालेंगे। चलिए, संसदीय चुनाव में तो आपने जयचंदों को ठिकाना लगा दिया, ये स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, तब जयचंदों को कैसे ठिकाना लगाएंगे? स्थानीय, देखो जयचंद तो हर युग में होते आए हैं, ठीक है, उनसे निपटने का तरीका भी हर युग में बनता आया है, बिगड़ता आया है। स्थानीय मुद्दे, मेरा तो विकास की बात मैं कर लूँ तो हमारे नारनौंद को 4 बाईपास चाहिए जी। और यहाँ सबसे बड़ा विकास का अगर मैं मुद्दा मानूं तो गंदे पानी की निकासी और पीने के पानी की व्यवस्था, ये मेरे विकास के 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं। अभी मैं रोड से आ रहा था तो पानी की निकासी, अभी जल भराव, आपको ईमानदारी से कहूँ, सीजन की पहली बारिश, बिल्कुल हल्की बारिश, और आज मैं 18-19 गांव में आज मैं गया था, पहली सीजन की बारिश बिल्कुल हल्की बारिश, बूंदाबांदी बिल्कुल, और कई गांव लबालब गलियां भरी हैं। मेरे विकास के केवल 2 मुद्दे नारनौंद में सबसे पहले प्रायोरिटी पे रहेंगे, गंदे पानी की निकासी, पीने के पानी की व्यवस्था। मेरा दूसरा मुद्दा रहेगा रोजगार के लिए, मेरे नौजवान भाइयों के लिए, पढ़े लिखे लोग, मेरे युवाओं के लिए रोजगार लेके आना। तीसरा मुद्दा है मेरा नारनौंद शहर में 4 बाईपास निकालना जी। बहुत जो रोड पे जो चौक है हमारे, उनकी बहुत सुंदर व्यवस्था करना, हमारे महापुरुषों की जो मूर्तियां उनके ऊपर स्थापित करना, ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सकें कि बाबा साहब ने क्या किया था, भगत सिंह जी ने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, चंद्रशेखर आजाद का क्या हमारे जीवन में रोल रहा है, गांधी जी का हमारे जीवन में क्या रोल रहा है। तो ये स्थानीय मुद्दे हैं और मैं शुरू से अपने स्थानीय मुद्दों को लेके आया। जैसे कॉलेज की व्यवस्था और हमारी जो बहनें हैं जो कॉलेज जाती हैं, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा एक ये भी है कि गांव से अपनी हर बहन को अपने स्तर पे, सरकारी स्तर पे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने स्तर पे करूंगा, मेरी हर बहन को नारनौंद से, उसके गांव से लेकर नारनौंद उसके कॉलेज तक फ्री बस सुविधा उपलब्ध कराने का काम करूंगा, जो केवल लड़कियों के लिए चलती हो। तो शिक्षा को लेकर, जैसे आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए भी हैं, और ये अनुभव भी काम आने वाला है। बिल्कुल, शिक्षा हमारा काफ़ी पुराना नाता रहा है, शिक्षण संस्थानों से हमारा बहुत सारी कमियां यहाँ हैं, उनको भी दुरुस्त करेंगे। स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बात हो, चाहे कंप्यूटर की बात हो। हम फर्स्ट क्लास से कंप्यूटर क्लास लगाने का मैं
सोचता हूँ कि होनी चाहिए फर्स्ट क्लास से। आज का आधुनिक युग का जमाना है। राजीव गांधी जी की सोच थी जी, देश को कंप्यूटर भी उनकी कंप्यूटर से जोड़ना, टेक्नोलॉजी से जोड़ना, आधुनिक युग से जोड़ना। कंप्यूटर आज सबसे बड़ी जरूरत बना हुआ है और खासकर सरकारी स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं वो अब तक ऐसी है नहीं, उनको थोड़ा सा हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। यहाँ से तमाम बड़े नुमाइंदे रहे हैं, पार्टियों के बड़े नेताओं में शामिल चेहरे रहे हैं, ये विकास से अछूता क्यों रहा है? हम स्थिति देखते हैं, बांगर की धरती पर विकास काफ़ी दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। जैसे मैंने पानी की भी बातचीत की और शिक्षण संस्थान की बात करें तो कोई बड़ा यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है। एक्चुअली इसमें अगर चिकित्सा भी जोड़ दे तो एक और बिल्कुल रहा है। और पिछले समय क्यों नहीं हुआ, क्या उसके कारण तो मुझे नहीं पता। मेरी एज ज़्यादा नहीं, मैं केवल 33 साल का हूँ, मैं ज़्यादा पीछे जाऊँगा भी नहीं। और इस टाइम की मैं बात करूं तो इस टाइम हमारा इलाका बहुत बड़ी रियलिटी है। आप कुछ वीडियो शूट भी करना हमारे इलाके के, आपको पता भी चलेगा जी। एक्चुअली ईमानदारी से कहूं तो अब मेरा जो नारायण है वो भ्रष्टाचार की दौड़ में आगे है। चाहे तहसील की मैं बात कर लूं, चाहे विकास कार्यों की बात मैं कर लूं जी। पंचायत से जब आप अधिकार छीनोगे ना तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, काम कम हो जाएंगे, जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सरपंच कोई काम करेगा, उसकी एक जिम्मेवारी बनती है, उसको गांव में रहना है, उसको ये डर हमेशा रहेगा सरपंच को कि गांव के लोग आपको 10 साल बाद भी पूछ सकते हैं कि भैया आपने क्या किया, ये क्या किया, और ये गली या ये जो भी निर्माण आपने किया ये घटिया किया बढ़िया किया। लेकिन एक अधिकारी को जब ये करना पड़ जाए तो अधिकारी की जिम्मेवारी नहीं बनती, वो बना के और अपना दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। तो पंचायत को पूर्ण अधिकार दिए जाए विकास के, पंचायत को पूर्ण रूप से जिम्मेवार माना जाए और पूर्ण रूप से उनको पूर्णतः जिम्मेदारी दी जाए। जनप्रतिनिधि जिनको जनता चुनने का काम करती है उनके हाथ में बागडोर ज्यादा होनी चाहिए विकास कार्यों की। ये एक बहुत बड़ा मतलब हरियाणा में है, जैसे बहुत सारे स्टेट हैं, केरला की मैं बात कर लूँ और भी राजस्थान की मैं बात कर लूँ, वहाँ जनप्रतिनिधियों के पास अधिकार ज्यादा है काम करने के, लेकिन हरियाणा में नहीं है। अब तो बिल्कुल खत्म कर दिए। सरपंच मात्र एक गांव में केवल पहचान, भाई ये सरपंच है, इस पहचान के लिए बन चुका है। सरपंचों के अधिकार छीन के सरकार ने सरपंचों के साथ सबसे बड़ी गद्दारी करने का काम किया। मतलब गांव ग्रामीण इलाकों को जो भारतीय जनता पार्टी खत्म करने की जिस सोच पे चली हुई है, ये उस सोच का भी एक हिस्सा है। कितनी सीट मानते हैं? अंतिम सवाल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में फुल कमांड है, सीटों की कोई गिनती नहीं है। सर्वे और मेरिट के आधार पे कैंडिडेट लेके आइए, 75 पार कांग्रेस करेगी, हुड्डा साहब करेंगे। उधर आपने हुड्डा साहब की बात कह दिया, उधर शैलजा जी कहते हैं कि टिकट वितरण गलत हुआ और किरण चौधरी के साथ भी गलत हुआ, अन्याय हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, शैलजा जी बहुत बड़ी और सम्मानित नेता हैं, शैलजा जी के खुद के विचार हो सकते हैं, उनके विचार, लेकिन मैं तो आम जनता के हिसाब से बताता हूँ। जो कैंडिडेट 5.5 लाख से जीतता हो बीजेपी का जी, वहां हम केवल 40,000 से आ रहे। जिस प्रदेश की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हो, वहां हम 5 सीट जीतने में कामयाब रहे जी। जिस सीट पे शैलजा जी से कह रहे कि 10 जीत सकते थे, जिस सीट पे शैलजा जी से पहले कांग्रेस प्रत्याशी 3 लाख से हारा हो, 3.5 से हारा हो, वहां शैलजा जी 2 लाख से जीती हैं। जिस अंबाला सीट से भारतीय जनता पार्टी 6 लाख से जीती हो, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है। जिस हिसार सीट से 3.5 लाख से बीजेपी का प्रत्याशी जीता हो, वहां कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। जिस जो राविंदर जी 6 लाख से जीते, वहां केवल 40,000 का मार्जिन रहा हार जीत का। जिस फरीदाबाद में हिंदुस्तान में रिकॉर्ड मतों की सीट में बहुत मतलब टॉप 10 में थी, वहां आप केवल 1 लाख से हारे। जिस करनाल पूरे हिंदुस्तान में हाईएस्ट सीट 7 लाख की हार थी, वहां केवल 1 लाख से हारे। तो फिर कौन सा वितरण गलत हो गया? 10 की 10 जीत सकते थे। भिवानी महेंद्रगढ़ कह रहे थे, भिवानी महेंद्रगढ़ 40,000 से आ रहे हैं। श्रुति चौधरी चुनाव लड़ती 3 लाख से हारती, वो कहते जीत जाती। पिछली बार भी तो 6 लाख हिसार की सीट भी मांग रहे थे वो। उन्होंने कहा कि अगर चंद्रमोहन बिश्नोई को हिसार की टिकट दी जाती तो लाखों से जीत जाते। कोई बात नहीं, वो भविष्य करता हूँ, मुझे तो इतनी, मैं तो बाबा हूँ नहीं, मुझे तो इतनी पता नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जिस सीट पे भिवानी की सीट पे 5.5 लाख से श्रुति चौधरी हारी थी जी,
वहां रावदान सिंह ने इतना गजब का चुनाव लड़ा, इतनी मेहनत करके चुनाव लड़ा सभी कार्यकर्ताओं। ये उन कार्यकर्ताओं का भी अपमान है जिन्होंने जबरदस्त मेहनत की है। देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हर सीट पे गए। अगर शैलजा जी को लगता था कि 10 सीट आ सकती तो उन्होंने और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, जाना चाहिए था उनको। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां सिरसा कहीं दिखाई नहीं दिए मुझे। वो तो उन्होंने बुलाया नहीं होगा। 9 की 9 सीटों पे तो हुड्डा साहब गए। आम आदमी पार्टी की हमारी गठबंधन की सीट थी, वहां भी हुड्डा साहब उदयभान जी गए, कई बार गए। हिसार कई बार हुड्डा साहब आए, हमारे नारनूंद में हुड्डा साहब आए, 3 नामांकन भरवाने हुड्डा साहब चौधरी उदयभान जी आए। सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष की गजब की जोड़ी है। हुड्डा साहब और उदयभान जी का तालमेल इतना जबरदस्त है। और इनके बाद, इन दोनों के बाद हरियाणा में लहर बनी। आदमपुर उपचुनाव में हम जहां 10,000 वोट कांग्रेस को मिलते थे, वहां आदमपुर हम मतलब 52,000 वोट लेके आए। हुड्डा साहब और उदयभान जी की जोड़ी, दीपेंद्र हुड्डा जी की मेहनत। तो आज भी हरियाणा में यही हुआ। हुड्डा साहब और उदयभान जी की जोड़ी सर्वे के आधार पर टिकट लेके आई। सर अगर टिकट वितरण गलत हुआ है तो 5 सीट क्यों आई? अगर टिकट वितरण ये गलत, मतलब ये टिकट वितरण ना होता ना, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, एक दीपेंद्र हुड्डा जी की सीट आती, केवल दीपेंद्र हुड्डा अकेले जीतते। अगर टिकट वितरण गलत इस तरीके से ना होता जो हुआ है। लेकिन अब आई 5, अगली बार आएंगी 10। मेरिट के आधार पे टिकट दो। जो लोग कह रहे हैं गलत टिकटों का बंटवारा, गलत टिकटों का बंटवारा तो 2019 में हुआ था। जिता उम्मीदवार की टिकट कटी, वहां से 2200 वोट कैंडिडेट को आए जिसकी टिकट आप दिलवा के लेके आए। वो है गलत टिकट वितरण। तो जी ये कौन सा टिकट गलत है? 7 लाख की जगह आप 1 लाख से आ रहे हो। जहाँ 7 लाख से आप हार रहे थे वहां 1 लाख से आ रहे। जहाँ आप 5.5 लाख से हार रहे हो वहां 40,000 से आ रहे। जहाँ 6 लाख से आ रहे हो आप वहाँ 40,000 से आ रहे हो। ये कौन सा गलत? ये तो बहुत। हुड्डा साहब ने अगर टिकटें दिलवाई है, अगर टिकटें दिलवा देते हैं तो यहाँ पर शैलजा जी भी टिकट मांगती है, रणदीप सुरजेवाला जी भी टिकट मांगते हैं, तो ऐसे कैसे सरकार बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो सुरजेवाला को और शैलजा को टिकट नहीं देनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा देनी नहीं चाहिए। उनके खाते में नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। हुड्डा साहब ये कह ही नहीं रहे कि मेरे खाते में टिकट दो। चौधरी उदयभान जी हाईकमान को ये कह ही नहीं रहे कि मेरे खाते में टिकट दो। हुड्डा साहब ये कह रहे हैं मेरिट बेस पे टिकटें दो आप। उदयभान जी कह रहे हैं मेरिट पे टिकट दो आप। यानी सिफारिशों वाली बंद करो। ये कोटा सिस्टम बंद। कोटा सिस्टम ताला लगाओ कोटा सिस्टम को। अगर आपने सरकार बनानी है, अगर बड़े नेता भी कांग्रेस में है, वो सांसद है, अगर पुत्र की टिकट मांगे तो वो भी खत्म करो। मैं कह रहा हूं सबकी खत्म करो, सर्वे के आधार पे टिकट दो। इस बार यही तो हुआ है। बड़े नेता अपने बेटा बेटी की टिकट मांग रहे थे, सर्वे में वो 3-3 लाख से हार रहे हैं। इधर जयप्रकाश जी भी मांग रहे हैं हमारी तरफ कलायत की। तो सर्वे करवाओ। विकास सबसे ज्यादा कलायत में मेहनत कर रहा है। विकास अगर सर्वे में नहीं आता है तो मत दो टिकट। विकास सर्वे में टॉप है तो उसको टिकट देने का अधिकार है। अगर मैं सर्वे में नहीं हूं तो मेरी किस बात की दावेदारी है? बाहर करो मुझे। अगर कोई आदमी, पार्टी को ढोना थोड़ी है किसी को। जी जी जी। मेरी अगर मैं मजबूत नहीं हूं, मैं सीट निकाल के नहीं दे सकता, तो मुझे बाहर करो और मुझे ये कहो कि इस जिताऊ उम्मीदवार की मदद कर भाई जी। अगर ये जिताऊ उम्मीदवार की मदद करे नहीं करे तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाओ। दिखाना चाहिए। लोकसभा में भीतरघात हुआ है, बाहर करो उन लोगों को जी। लेकिन अगर सर्वे में कोई व्यक्ति नंबर 1 है और कोई व्यक्ति एक्चुअल में सर्वे में नंबर 1 कौन आएगा? जो ग्राउंड पे धरातल पे काम कर रहा है। जो धरातल पे काम कर रहा है उसको टिकट देने का अधिकार है, ताकि पार्टी की सरकार भी बने और पार्टी का आधार मजबूत हो। आप धरातल के लोगों को छोड़ के अगर आप एसी रूमों में बैठने वालों को टिकट दोगे तो जीत कहां से देंगी? सीटें कहां से आएंगी? सरकार कैसे बनेगी? चलिए, तो ये थे हमारे साथ जस्सी पेटवार, जो युवा के साथ काफी बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने तीखे सवालों का जवाब बड़े ही मीठे अंदाज से दिया है। फिलहाल नारनौंद हलके में क्या कुछ सियासी हालात रहेंगे, कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को शेयर करना न भूले और चैनल को फॉलो करना न भूले, ताकि हरियाणा की सियासत और हरियाणा के सूबे के तमाम हलकों की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।